डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। बच्चों, एनडीए, सीडीएस, नेवी और एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और वो टॉपिक होता है वॉइस। आप देख रहे हैं बच्चों की वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे नेवी एयरफोर्स का एग्जाम हो या फिर एनडीए का एग्जाम हो, ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। अगर हम बात करें नेवी एयरफोर्स के एग्जाम की, तो नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में 2 क्वेश्चंस वॉइस से आते हैं डायरेक्टली और उसमें चेंज द वॉइस करके डायरेक्ट आता है। उसी तरह से अगर हम सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में पिछले एग्जाम का एग्जाम्पल अगर हम ले तो पिछले एग्जाम में जो 5 क्वेश्चंस थे सीधे वॉइस से चेंज द वॉइस करके, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, एरर्स को फाइंड आउट करने में भी अगर इस टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमको काफी मदद इसमें मिलती है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को फोकस करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अपने कुछ हैशटैग्स हैं, एफडी ऑनलाइन, एफडी इंदौर, फोर्स डिफेंस एकेडमी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारे नॉर्मल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम तमाम टेंसेस के सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। क्या है बच्चों? पहला सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब हम एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हम क्या करें, एक्टिव को क्या करें, पैसिव में चेंज करें, तो बच्चों एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ विशेष बातें जिनका हमें ध्यान रखना है वो क्या क्या है, तो देखिए। बात नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस, है ना। कई बार क्या होता है बच्चों कि आपने देखा होगा कि जो है सेंटेंस के अंदर नो चेंज आंसर आता है। क्या आंसर आता है? नो चेंज। अब वो नो चेंज आंसर क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं टेंस ऐसा होता है जिसको आप एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बेसिक रूल मैं आपको बता देता हूं बच्चों, 3-2-3। कौन सा रूल है? 3-2-3, ठीक है। अबे 3-2-3 रूल क्या है सर? 3-2-3 रूल क्या है बच्चों कि हमारे पास में जो टोटल टेंसेस होते हैं बच्चों, वो सब हम ऐसे करते हैं, है ना। 3-3-3-3। अब ये 3-3-3 क्या है बताता हूं। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद में कंटिन्यूअस, थोड़ा सा ठीक से इसको लिख लें हम लोग, है ना। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है बच्चों। ये 4 टाइप्स के टेंसेस होते हैं और ये 4 टाइप्स किस किस में होते हैं? तीनों में होते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, है ना। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सारी बात बहुत सिस्टमेटिकली समझ में आएगी और वॉइस चेंज करने का पहला फेज हमारा बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और वो फर्स्ट फेज जैसे ही क्लियर होगा तो हमको बहुत सारे सवालों के डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, है ना। देखिए कैसे। हमने कहा इंडेफिनिट 3 होते हैं, 1 2 3, कंटिन्यूअस 3 होते हैं, 1 2 3, परफेक्ट 3 होते हैं, 1 2 3, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी 1 2 3 3 होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई एक्टिव से पैसिव नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं होगा। अब आपके पास बचे कितने टेंसेस बच्चों? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। कौन कौन से बच्चे बच्चों? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देखेंगे बच्चों, इंडेफिनिट के 3 होते हैं, तो इंडेफिनिट के तीनों हम जो है एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं। इंडेफिनिट के तीनों हम एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कंटिन्यूअस के सिर्फ हम 2 एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस का सिर्फ हम कितने एक्टिव से पैसिव कर सकते हैं? 2। कौन कौन से? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो
3 यानी कि इंडेफिनिट के तीनों 1 2 3, 2 यानी कि कंटिन्यूअस के 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और फिर 3 तो परफेक्ट के 3, 1 2 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो आपको 3 to 3 रूल समझ में आया कि 3 तो इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव हो जाएंगे, 2 कंटिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव हो जाएंगे, और तीसरा अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट के भी तीनों एक्टिव से पैसिव हो जाएंगे, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चन को अपने सामने देखेंगे एग्जाम के अंदर, जब आप क्वेश्चन को अपने सामने एग्जाम के अंदर देखेंगे तो आपने देखा, मान लीजिए कि ही विल बी प्लेइंग, क्या लिखा है बच्चों, ही विल बी प्लेइंग। अब ये ही विल बी प्लेइंग लिखा है ना, तो आपने समझ में आ रहा है बच्चों, ही विल बी प्लेइंग समझ में आ रहा है कि सर ये तो ये आईएनजी आया है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूअस है सर, विल भी आया है तो ये कौन सा कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है बच्चों, तो हमको तो पता है कि ये कंटिन्यूअस के तो सिर्फ 2 ही एक्टिव से पैसिव होते हैं, कौन सा नहीं होता, बोले फ्यूचर कंटिन्यूअस तो जो है एक्टिव से पैसिव होता ही नहीं, तो ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे, आप आंसर में लिख दोगे नो चेंज। क्या लिख दोगे बच्चों, नो चेंज, ठीक है। समझ में आई ना बात। 3 to 3 क्यों जरूरी है, 3 to 3 इसलिए जरूरी है कि हम सेंटेंस को देखते से ही ये समझ लें कि उसका वॉइस चेंज होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जब कोई सेंटेंस हमें दिया रहेगा, अगर कोई सेंटेंस हमको दिया है, उस सेंटेंस का हमको क्या चेंज करना है, उस सेंटेंस का हमको वॉइस चेंज करना है। जब सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि टेंस कौन सा है, और सबसे पहले ये देखिए कि टेंस कौन सा है। तो टेंस में वो 3 to 3 है या नहीं, 3 to 3 है या नहीं। अगर वो 3 to 3 में से है तो वॉइस चेंज होगा, अगर 3 to 3 में से नहीं है तो वॉइस चेंज नहीं होगा। स्पेशल कंडीशंस की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी 12 टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कि 3 to 3 है। रूल नंबर 2 होता है बच्चों कि वर्ब जो है हमारा वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। कैसा वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए। अब ये सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिस वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट तक जाता है। कहां से जाता है, सब्जेक्ट से होकर के ऑब्जेक्ट तक जिस वर्ब का इफेक्ट जाता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। कैसे देखिए, मान लो आपने कहा, मान लीजिए आपने कहा कि राम किल्ड अ स्नेक। क्या कहा बच्चों, राम किल्ड अ स्नेक, ठीक है ना। अब राम किल्ड अ स्नेक, इसमें वर्ब क्या है, किल्ड। क्या वर्ब है बच्चों, किल्ड वर्ब है इधर, ठीक है ना। इस किल का इफेक्ट राम से लेकर के तो कहां तक जा रहा है, स्नेक तक जा रहा है। स्नेक को मारा किसने, स्नेक को राम ने मारा है, ठीक है। तो ये जो किल्ड वर्ब है ना बच्चों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। कि इन ट्रांजिटिव वर्ब बताइए सर, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब जैसे आपने कहा शी इज गोइंग, शी इज गोइंग। अब ये गो, कम, इस तरह के वर्ब जो है, कोई जा रहा है तो जा रहा है तो जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, जहां जा रहा है उस पर इसका असर होगा क्या, नहीं। तो ये जो गोइंग है ना बच्चों, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो आप ये ध्यान रख लेना कि वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कह दिया किसी ने कह दिया राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, और आपसे कहा चेंज द वॉइस। अब आपसे कह दिया चेंज द वॉइस, आपने वॉइस चेंज करने के लिए चले, तो वॉइस चेंज करने के लिए चले, हमने इज गोइंग देखा तो हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और साहब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो 3 to 3 के अकॉर्डिंग तो इसका वॉइस चेंज होगा। पहली कंडीशन तो पार कर ली। दूसरी कंडीशन में क्या है कि वर्ब कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब वर्ब जब इसका देखा तो वर्ब तो वो है बच्चों, ये ट्रांजिटिव नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। कैसा वर्ब है बच्चों, इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब आप तुरंत दूसरे स्टेप में कह देंगे सर नो चेंज।
क्या कह देंगे, नॉचिंग। ठीक है, शांति सद्भावना से पढ़ना है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, तो जब हम वॉइस चेंज करने चले तो हमको 2 मेन चीजों का ध्यान रखना है। बात नंबर 1 कि टेंस 3 to 3 में से कोई सा हो, बात नंबर 2 कि वर्ब कैसा हो, ट्रांजिटिव हो। ये 2 चीजें हो गई बच्चों। अब आगे की बातें हम समझते हैं। तीसरा जो है बच्चों कि थर्ड फॉर्म, अब ये हमारे को हरी झंडी मिल गई। क्या मिल गई हमें, हरी झंडी मिल गई है कि क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, वॉइस चेंज होगा भी या नहीं होगा। अब जब ये दोनों शर्तें हो गई कि वॉइस चेंज होना है, तो तीसरी बात अब आती है बच्चों, और वो तीसरी बात जो है वो है कि अब जो है एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। क्या कीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज कीजिए। क्या कीजिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से एक्सचेंज कीजिए। समझ में आ गया कि टेंस चेंज करना है, सॉरी वॉइस चेंज करना है। और वॉइस चेंज करना है तो हमको इधर क्लियर हो गया है कि 3 to 3 में से एक है, वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी कि वॉइस चेंज होना है। और जब वॉइस चेंज होना है तो क्या कीजिए, तो आप जो है एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा है राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, अब आपके सामने एग्जांपल है राम इज राइटिंग ए बुक। यहां पर आपने देखा टेंस कौन सा है, बोले टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। वॉइस चेंज होगा क्या, बोले हाँ होगा। राइटिंग जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, बोले हाँ, यहां से भी हरी झंडी है। तो अब आगे क्या कि बोले साहब ये राम हमारा सब्जेक्ट है और ये बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप दोनों को क्या कर लीजिए, आप दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। एक्सचेंज कर लीजिए, बुक आगे आ जाएगा, राम पीछे चले जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा बच्चों, ये ऐसे होगा, आप बुक आगे आ जाएगा, है ना, और राम कहां चले जाएगा, पीछे। बीच की जगह हमने खाली इसलिए छोड़ी कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो भी हम अभी इसी लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए राम इज राइटिंग ए बुक, इसका हमको वॉइस चेंज करना है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 तक आ गया, एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगला यह है बच्चों कि अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो आएगा बच्चों बाय के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, किसके साथ सब्जेक्ट आएगा, बाय के साथ सब्जेक्ट आएगा। और एक चीज का और ध्यान रख लेना, समटाइम्स अगर सब्जेक्ट कॉमन होता है, समटाइम्स अगर सब्जेक्ट कॉमन होता है तो बाय प्लस सब्जेक्ट अगर ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा। उसके एग्जांपल मैं आपको अगले एग्जांपल्स में दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा 3 to 3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 3 to 3 होना चाहिए। वर्ब कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। एक्सचेंज सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किसके साथ एक्सचेंज करना है, जब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज करना है। जो सब्जेक्ट आएगा वो किसके साथ आएगा, बाय के साथ आएगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, रूल नंबर नेक्स्ट ये है बच्चों कि है ना, हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा और वर्ब विल बी ऑलवेज इन दी थर्ड फॉर्म। वर्ब किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, कैसे, देखिए जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना बच्चों, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, इतनी चीजें बहुत आसानी से क्लियर है। सारे बच्चों को मैं कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आपने एक बार वॉइस को ठीक से पढ़ लिया, कभी भूलने वाली ये चीज नहीं है, सिर्फ रिविजन थोड़ा थोड़ा करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके अंदर 3 to 3 में आप कह रहे हैं आपके पास सारी कंडीशंस क्लियर। ठीक है, चलो अब हम एक टेंस का वॉइस चेंज करने चलते हैं। वॉइस चेंज करने चले बच्चों, उसी को ले लेते हैं। राम इज राइटिंग अ बुक, राम इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, पहले देखा टेंस का आइडेंटिफिकेशन, टेंस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस 3 to 3 में से एक है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा वर्ब राइटिंग है, राइटिंग है यानी कि वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव है। सेकंड फेज भी क्लियर। थर्ड फेज में चलिए,
थर्ड फेज में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना है। तो आप आगे ले आए किसको, आप बुक। किसको आगे ले आए बच्चों, आप बुक। आप बुक कैसा है बच्चों, सिंगुलर है। जब आप बुक सिंगुलर है तो यहाँ क्या आएगा, इज। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। ये जो राइटिंग है तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां अपने साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि सर यहाँ ऑलरेडी राइटिंग लिखा है और मैं राइटिंग को रिटर्न तो कर दूंगा, आपके कहने पर आईएनजी का क्या करूंगा, आईएनजी हटाऊंगा तो उसको क्या करूंगा, हटा के फेंक दूं क्या। बोले नहीं नहीं, जो कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है उसका जो रोल है वो रोल पूरा होना चाहिए। जो कुछ ऑलरेडी ठीक से दिया है उसका इंप्लीमेंटेशन पैसिव वॉइस में होना चाहिए, तभी तो हमने वॉइस चेंज किया। तो सर आईएनजी का क्या करें, कुछ ना कीजिए, इस आईएनजी को पहले ही सेट कर दीजिए, है ना। किसी को किसी जगह से हटाते तो उसको पहले सेट कर देते ना, ताकि वो संतुष्ट हो जाए, बीच में गड़बड़ ना करे। यस, उसी तरह से तो आपने देखा कि राइटिंग जो था उस राइटिंग का आईएनजी हटा तो आईएनजी यहां आ गया, किसके साथ, बीइंग के साथ, है ना। अब बुक इज बीइंग, अब हमारा वर्ब किस फॉर्म में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में। अब बुक इज बीइंग रिटर्न और बाय के साथ में क्या हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, बिना स्ट्रक्चर याद किए, बिना अलग से स्ट्रक्चर याद किए आप आराम से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो छोटी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टेंस का आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको टेंस पहचानना नहीं आता है तो पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, पहले टेंस पढ़ लीजिए। टेंस के 2 लेक्चर हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। आप दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए, टेंस पार्ट 1, टेंस पार्ट 2, और फिर इस वॉइस को देखिए, तो उसके बाद आपके वॉइस भी आराम से क्लियर होंगे, टेंस तो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा फंडा जो था वो क्लियर हो गया था। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सर आप तो सीरियल वाइज करवा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इस तरह से हमारा करवा दीजिए ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे वापस। आप देखिए, मान लो इधर लिखा है राम कुक्स फूड। क्या लिखा है बच्चों, राम कुक्स फूड। अभी कह रहा है राम कुक्स फूड, अभी राम कुक्स फूड कह रहा है बच्चों। तो आप देखिए इसको, पहले टेंस आइडेंटिफाई कीजिए। टेंस आइडेंटिफाई किया, हमने क्या कहा है आपसे, टेंस आइडेंटिफाई कैसे करना है। टेंस आइडेंटिफाई होगा वर्ब से, मेन वर्ब से। आपने देखा मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब किस फॉर्म में है, मेन वर्ब तो सर फर्स्ट फॉर्म में है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में किस टेंस में होती है, इंडेफिनिट में। ठीक है ना। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में इंडेफिनिट में होती है, अगर इस फर्स्ट फॉर्म के साथ विल शेल होता तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट कह देते, पर विल शेल तो है नहीं, तो फिर बच गया एक इंडेफिनिट, क्योंकि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें तो सेकंड फॉर्म में होती है, राइट। यस, तो कुक्स है और कुक्स फर्स्ट फॉर्म में और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट। तो बच्चों टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि राम कुक्स फूड में जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका वॉइस चेंज हो जाएगा, फूड आगे आ जाएगा। क्या आगे आ जाएगा बच्चों, फूड। तो आप देखिए फूड आगे आ गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहां पर एक मेन चीज जो ध्यान देना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं है। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि डू और डज का यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। डू और डज का यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं एज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब। ठीक है सर, आपने कह दिया डू और डज का यूज पैसिव में नहीं करना है, तो फिर हम क्या करें, आप ऐसा कीजिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब है उस नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए। तो फूड के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, फूड के साथ इज आएगा। ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, फूड के साथ इज ले लिया। ठीक है, कुक लिखा है, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड। फूड इज कुक्ड बाय राम, फूड इज कुक्ड बाय राम। ठीक है, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपने आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग टेंस के बेसिस पर, अलग अलग टेंस के बेसिस पर हम लोग एक्टिव से पैसिव करना सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, तो आपको पता है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ सकता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस हमारा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आप देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब इसका हमको पैसिव करना है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं है, पैसिव का स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, आप आगे किसको ले आए? क्रिकेट आगे आ गया, ठीक है, क्रिकेट आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, क्रिकेट जो है सिंगुलर है, क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? इज, क्रिकेट इज। मेन वर्ब क्या है? प्ले। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा सर। तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय। ठीक, बहुत ज्यादा टेंशन लेने का इसके अंदर आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझना है, धीरे धीरे समझना है। एक बार में समझ में नहीं आता है, वीडियो को 2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आप किसी चीज को छोड़िए मत। आपने सुना होगा ना, कहा जाता है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, है ना। 10 बुक को हम पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना याद किस बुक से रहेगा, और एक बुक को अगर 10 बार पढ़ा जाएगा हो सकता है वो बुक ही अपने को याद हो जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मूल मंत्र भी यही है कि आप एक चीज को कितनी बार अच्छे से पढ़ते हैं और उसको एग्जाम में किस तरह से लिख करके आते हैं, दैट मैटर्स, वो चीज मायने रखती है, ठीक है बच्चों। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राम हो गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम हो गया। हम मान लीजिए इसका नेगेटिव सेंटेंस हो, ऐसा हो, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर भी आप देख रहे हो बच्चों कि डज नॉट आया है। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्या डज नॉट लिखा हो फिर भी डज नॉट का यूज नहीं करेंगे? हाँ, डज नॉट चाहे आया हो एक्टिव में, फिर भी डज नॉट का यूज अपने को पैसिव में नहीं करना। डू और डज का यूज पैसिव में करना ही नहीं है, ठीक है। कैसे? कि राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर एक्टिव जो है वो नेगेटिव है तो पैसिव भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। तो आप देखिए इधर, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट में आगे क्या आ जाएगा? क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय राम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक्टिव नेगेटिव था इसलिए पैसिव को भी नेगेटिव बनाया, है ना। टू डज का यूज नहीं करना था, हमने किसका यूज कर लिया? इज का कर लिया। नॉट आया था तो नॉट भी लगा दिया। वर्ब एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म में था, पैसिव में थर्ड फॉर्म में लगाना होता है, हमने थर्ड में ही लगाया, बाय के साथ सब्जेक्ट को जोड़ दिया, ठीक है। तो तमाम बच्चे जो हैं इस तरह के इस एक्सरसाइज को आप जब करेंगे तो इसके बाद में आपको इस तरह के सवाल बहुत आसान लगेंगे, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, सीडीएस का हो, नेवी एयरफोर्स हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, ठीक है बच्चों। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है बच्चों। इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव जो है उसमें बच करके रहना है ना। बच करके इसलिए रहना है कि आपका इंट्रोगेटिव अगर है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ आया हुआ है डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। जब आप पैसिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। अब जब चूंकि वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, राइट। देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट कैसा है? सिंगुलर, ठीक है। तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए पहले ही इज लगा दीजिए, इज क्रिकेट इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, और वापस से इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेला जाता है? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यू था तो आर क्यों नहीं आया? बेटा यू पहले सब्जेक्ट था, अब यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यू चला गया वहां पर। अब यू जब वहां ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ तो सब्जेक्ट जो है एक तरह से क्रिकेट ही हो गया, क्रिकेट आगे आ गया तो वर्ब जो है किसके हिसाब से आएगा, क्रिकेट के हिसाब से। क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर है। अगर क्रिकेट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे क्वेश्चंस हमको समझ में आ गए हैं, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें एक्टिव से पैसिव करना है। जब ये वॉइस की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी, जब मैं पूरे रूल्स आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद 3 से 4 क्लास में आपके वॉइस चेंज करने के लिए लूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं बच्चों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद अगला टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का आप देखिएगा बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बड़ा आसान आइडेंटिफिकेशन है। इसका आइडेंटिफिकेशन है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज, छोटी सी चीज जिसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। जैसे अधिकतर वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए प्ले हो गया, फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म हो गया प्लेड, सेकंड फॉर्म क्या हो गया प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो गया प्लेड, है ना। बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि प्लेड और प्लेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो सेंटेंस में आएगा तो मैं पहचानूंगा कैसे कि ये सेकंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ध्यान देने वाला बात है बच्चों कि जो सेकंड फॉर्म होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और प्लेड दिया है तो ये किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब है और प्लेड दिया है ना, इसका कहने का मतलब ये कि थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता है, यानी थर्ड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, है ना। हेल्पिंग वर्ब होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव कैसे करें। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जब करेंगे तो देखिए बच्चों, वो वापस से कह रहा है राम प्लेड क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सबसे पहला रूल, आइडेंटिफाई द टेंस। क्या आइडेंटिफाई कीजिए, टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप टेंस को आइडेंटिफाई करने चले तो आप कहां से आइडेंटिफाई करोगे, मेन वर्ब से। आपने देखा मेन वर्ब प्लेड लिखा है ना, और इस प्लेड के सामने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये सेकंड फॉर्म में है। और जब मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है तो टेंस कौन सा होता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। आइडेंटिफाई हो गया कि टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका पैसिव करते हैं। पैसिव करेंगे, है ना। प्लेड देख लिया, प्लेड जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो टेंस भी 3 to 3 में से एक है, वर्ब भी ट्रांजिटिव है, यानी कि हमको ग्रीन सिग्नल है कि आप इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब हम इसका वॉइस चेंज करने चले तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज जैसा करना होता है, तो क्रिकेट आगे आ गया क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, क्रिकेट अभी पास्ट है बच्चों। अब चूंकि ये पास्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ब किसकी चाहिए, पास्ट की। जैसा हमने पहले आपसे कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में डू डज का यूज नहीं करते हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में डिड का यूज नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में किसका यूज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में डिड का। ठीक है, इस आप डिड का यूज नहीं करेंगे फिर किसका करेंगे, इस आप वाज और वर में से किसी का कीजिए जिसकी भी आपको जरूरत लगती है। क्रिकेट कैसा है, सिंगुलर है। क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज आएगा, क्रिकेट वाज। ठीक है, प्ले तो प्ले है ना, तो प्ले जो है थर्ड फॉर्म लिख दीजिए आप, क्रिकेट वाज प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इतना आसान है कि पूछिए मत, आपको सिर्फ रटना नहीं है, बिना रटे आपको आइडेंटिफिकेशन को एक बार ठीक से समझ लेना। अगर एक बार समझ में आ गया आपका काम आसान हो गया। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखिए, राम डिड नॉट कुक फूड,
राम डिड नॉट कुक फूड। बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, आपने देखा है बच्चों कि डिड नॉट आया है इसलिए कुक आया है, ठीक है, कि एक सेंटेंस में 2 बार वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है। अगर डिड आ जाता है तो सेकंड फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा राम डिड नॉट कुक फूड, ठीक है, वर्ब तो कुक है जो कि कैसा है, ट्रांजिटिव है, वॉइस चेंज हो जाएगा। और जब वॉइस चेंज हो जाएगा तो आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, फूड आएगा। डिड का यूज हमें पैसिव में करना नहीं है, जब नहीं करना है तो क्या करेंगे, वाज लगाएंगे, फूड वाज नॉट, है ना। कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड, फूड वाज नॉट कुक्ड बाय राम, फूड वाज नॉट कुक्ड बाय राम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए कि अगर अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या बना देंगे, इंट्रोगेटिव बना देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप चलिए आगे। इंट्रोगेटिव के लिए समझिए, डिड ही कॉल मी, डिड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे बुलाया, ठीक है। तो डिड ही कॉल मी हमने यहाँ राम श्याम घनश्याम नहीं लिया है, यहाँ पर प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन। तो जब मी आगे आएगा तो ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा बच्चों, आई, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो ये तो सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। और मी आगे आएगा तो प्रोनाउन जो है अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो सब्जेक्टिव केस में आता है, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। सबको क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बच्चों, मी आगे आएगा तो आई हो जाएगा। आई के साथ क्या आता है, वाज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, वाज आई, वाज आई। कॉल का थर्ड, वाज आई कॉल्ड बाय हिम, वाज आई कॉल्ड बाय हिम, है ना। क्या मुझे उसके द्वारा बुलाया गया था, वाज आई कॉल्ड बाय हिम, ठीक है। कोई परेशानी? मेरे ख्याल से किसी बच्चे को परेशान नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके डाउट को जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आ जाता है बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप सबको पता है कि इंडेफिनिट के तीनों टेंस एक्टिव से पैसिव हो जाते हैं। इंडेफिनिट के तीनों टेंस एक्टिव से पैसिव हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी होता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है हमारा। अब इस फ्यूचर इंडेफिनिट को हमको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव। क्या करना है बच्चों, एक्टिव से पैसिव। देखिए, राम विल टीच मी, राम विल टीच मी, है ना। राम विल टीच मी, राम क्या करेगा, राम मुझे पढ़ाएगा, राम विल टीच मी, ठीक है बच्चों। देखिए राम विल टीच मी, हमने देखा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि इंडेफिनिट हो सकता है ना। कौन सा इंडेफिनिट है, तो विल है यानी कि फ्यूचर। तो कौन सा इंडेफिनिट हो गया बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट। कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। आपने देखा राम विल टीच मी, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है बच्चों, जब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पैसिव वॉइस होगा क्या, बोले हाँ सर होगा फ्यूचर, है ना। पैसिव वॉइस इसका हो सकता है। वर्ब कैसा है, बोले ट्रांजिटिव है, तो हमारा 3 to 3 वाला रूल भी काम कर रहा है, वर्ब वाला रूल भी काम कर रहा है, यानी कि हमारे पास ग्रीन सिग्नल है कि आप इसका वॉइस चेंज कर दीजिए, आप इसका वॉइस चेंज कर दीजिए, ठीक है। हम चाहे वॉइस चेंज कर लें, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर लिया। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज कर लिया तो मी जब आगे आएगा तो मी क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा बच्चों, मी आगे आएगा तो आई हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ क्या आता है, शेल। अभी आप ऑप्शन में देख लेना, ऑप्शन में अगर शेल है तो शेल लगा देना, विल है तो विल लगा देना। विल और शेल दोनों में से दोनों अगर है तो फिर शेल को प्रेफर करना है, ठीक है। आई के साथ आएगा शेल, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, विल और शेल के साथ कभी भी डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि विल और शेल दोनों क्या है, मॉडल्स है। विल और शेल दोनों मॉडल्स है। मॉडल्स के जस्ट बाद थर्ड फॉर्म नहीं आता है। अगर मॉडल के जस्ट बाद थर्ड फॉर्म लगाना है तो बी लगाइए। क्या लगाइए, बी, ठीक है। तो आई शेल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, आई शेल बी। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट, आई शेल बी टॉट, ठीक है। आई शेल बी टॉट।
और वापस से आपका सब्जेक्ट बचा है, तो आई शेल बी टार्ड बाय राम। आई शेल बी टार्ड बाय राम, ठीक है। मैं पढ़ाया जाऊंगा किसके द्वारा? राम के द्वारा, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो ये होता विल राम टीच मी, विल राम टीच मी। कई बार आपको कोई टीचर जम जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, आप कहते हैं क्या वो हमको पढ़ाएंगे? यस, विल राम टीच मी, विल ही टीच मी। तो जब आपका एक्टिव जो है वो इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। और पैसिव इंट्रोगेटिव होगा तो मी आगे आकर के क्या होगा बच्चों? आई। आई के साथ क्या आता है? शैल, ठीक है। तो आगे आप ले आइए शैल, शैल आई। बी वहीं रहेगा जहां होना चाहिए, शैल आई बी, शैल आई बी, शैल आई बी टार्ड बाय राम, शैल आई बी टार्ड बाय राम। और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, है ना? नेगेटिव होता तो हम क्या करते? तो नेगेटिव का भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। नेगेटिव का एग्जांपल देखिए बच्चों, ही विल नॉट ईट फूड, ही विल नॉट ईट फूड। सेंटेंस कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। और सेंटेंस नेगेटिव है एक्टिव में, तो पैसिव भी कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो पैसिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें साहब? फॉलो कीजिए, आगे ले आइए किसको? फूड को। फूड के साथ क्या आता है? विल, विल के बाद नॉट, ठीक है बच्चों। ईट का क्या लिखना है? ईटन। ईट का ईटन लिखना है, इसलिए बी लगाना पड़ेगा। तो फूड विल नॉट बी ईटन बाय हिम, फूड विल नॉट बी ईटन बाय हिम, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल से फंडे हैं कि आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है तो कैसे करेंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर इतनी सी चीजें आपको ध्यान आ गई तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बच्चों हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है FD ऑनलाइन ऐप पर, है ना। पूरे 4 to 5 आवर्स की क्लासेस वहां चल रही है। एयरफोर्स, नेवी सभी कोर्सेज के लिए बैचेस चल रही है। एयरफोर्स के लिए भी चल रही है, नेवी के लिए भी चल रही है, NDA के लिए भी चल रही है। और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो बच्चों जिन्होंने इसी बार 12th पास किया है तो आप उन्हें जो है 11th प्लस 12th प्लस NDA के लिए हमारे यहाँ एडमिशन करा सकते हैं। NDA का फाउंडेशन बैच अपने यहाँ चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। अगले लेक्चर में आपको सिलेक्शंस के कुछ फोटो भी दिखाऊंगा जिससे आप लोग मोटिवेट हो सके। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।